दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक विशेष सूचना आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर भी कर देंगे और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे ताकि हमारी बात देश की 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों तक पहुंच सके और वो सब एक मत होकर बेईमान सिस्टम का और ठग साम्राज्य का प्रतिकार करने का निर्णय ले सकें, मतदान के बहिष्कार का निर्णय ले सकें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तक जब देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे भुगतान की गारंटी का अधिकार भी कहा जाता है, उसको क्रियान्वित करवाने के लिए देश भर में आंदोलनरत है, संघर्ष कर रहा है। जिस राज्य में, जिस जिले में इस कानून के तहत अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, वहाँ जा करके लोगों को जगाया जा रहा है, वहाँ भुगतान पटल स्थापित किए जा रहे हैं। जहाँ भुगतान पटल स्थापित हो गए हैं और आवेदन लिए जाने के पश्चात भी भुगतान की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं की गई है सक्षम अधिकारियों के द्वारा, वहाँ पर भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करवाई जा रही है। यही काम है मोटा मोटी हमारे संगठन का और हमारे साथियों का। दोस्तों आज मैं कई बातें आपके साथ साझा करूंगा, कई सूचनाएं भी साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के विषय में ही आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग आज भी इस कानून को लेकर भ्रमित हैं। कुछ ठगों के दलाल हैं जो इस कानून के बारे में भ्रम उत्पन्न करते हैं और इसे एजेंट साथियों के, एडवाइज़र साथियों के खिलाफ बताकर या ये कहकर कि इस कानून के अंतर्गत 2019 से पहले जिन कंपनियों ने जमा स्वीकार किया वो इसके अंतर्गत कवर्ड नहीं होती। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन पुनः आज आपको मैं बताऊंगा कि इस कानून का लक्ष्य क्या है और इसमें कहाँ कहाँ ये लिखा है कि कैसे आपके धन की 2 से 3 गुना वापसी का प्रावधान सरकार ने किया है और ये गारंटी दी है कि सरकार आपसे आवेदन लेकर उसको सत्यापित करके आपका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में आपको वापस करेगी। दोस्तों ये इस विधेयक का जब ये कानून बनाया जा रहा था, तब जब लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद में इसको पेश किया गया तो उसका डॉक्यूमेंट है। इसका जो 6वां पैरा है दोस्तों, सक्षम प्राधिकारी के बारे में विधेयक क्या कहता है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। विधेयक में एक या एक से अधिक सरकारी अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है, जो राज्य या केंद्र सरकार के सचिव पद के नीचे के न हों। विधेयक के तहत किए गए अपराधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का नहीं होगा, ऐसा पुलिस अधिकारी किसी भी संपत्ति में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है और कानून के तहत अपराध से जुड़ी किसी भी संपत्ति को वारंट के साथ या बिना वारंट के जब्त कर सकता है। ये बड़ा खतरनाक प्रावधान है और मामलों में वारंट प्राप्त करना पड़ता था तलाशी के लिए, गिरफ्तारी के लिए। इसमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। अगर संदेह है कि यहाँ कुछ है तो वहाँ ऐसे ही जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ता की संपत्ति, साथ ही प्राप्त सभी जमाओं को अस्थायी रूप से संलग्न कर सकता है। साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जमाकर्ता की जगह उसको जमा लेने वाला पढ़ें। साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को अभिहित न्यायालय में जो है
प्रस्तुत करके उसका निराकरण कर सकता है, बुला सकता है किसी भी व्यक्ति को सम्मन दे करके, जिस पर भी संदेह हो, चाहे वो कोई हो, कितना भी ताकतवर आदमी हो। और जो लोग ये कहते हैं कि इसमें 180 दिन का प्रोविज़न नहीं है, वो इसे ज़रा ध्यान से पढ़ लें, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको। इसमें साफ साफ लिखा है कि न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपर्क किए जाने के 180 दिनों के भीतर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा और आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस करेगा। दोस्तों, एक्ट जिन साथियों ने खरीद रखा है उनको मैं एक्ट में भी बता देता हूँ ये चीज़ें। ये तो मैं वैसे बता रहा था, लेकिन मैं एक्ट में भी आपको आज कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ये भी लिखा है इसमें, आप देखोगे तो चैप्टर 5 है ये, इसका 5 में का चैप्टर 5 का 13वां जो सेक्शन है और 13वें सेक्शन का तीसरा सब सेक्शन, इसको जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 15 पे, तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल ओपन एन अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिटिंग एंड डीलिंग विद द मनी रिलीज्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब जो आपका पैसा जब्त किया जाएगा ठगों से, उसके लिए सक्षम प्राधिकारी एक अकाउंट खोलेगा किसी अधिसूचित बैंक में और उस अकाउंट के द्वारा आपका पैसा आपको वापस करेगा। जब इसी का 5/14 आप पढ़ेंगे तो पीरियड भी लिखा है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर, ये भी इसी पेज पे है दोस्तों। और इससे अगला जो पेज है, पेज नंबर 9, 15 में गलत बोल गया था, वो 8 नंबर पेज है। जो पेज नंबर 9 है उसी में इसी जो ये 5वां अध्याय है इसका, उसी का 16वीं धारा है। अटैचमेंट से ऊपर वाला जब शब्द आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन रेफर टू इन सब सेक्शन 1। ये देख पा रहे होंगे आप, नहीं देख पा रहे हैं तो बुक देख लेना। कई लोग पूछते हैं कि साहब कहाँ ऐसा लिखा है, उनको कई सक्षम अधिकारी भी मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो ये आप चीज़ें दिखा देंगे। इसी का 6वां अध्याय है दोस्तों, इसी एक्ट का 6वां अध्याय का नाम है ऑफेंस एंड पनिशमेंट। तो इसका जो 21वां सेक्शन है उसका सब सेक्शन है 3। उसमें साफ साफ लिखा है कि 2 गुना आपकी जमा राशि का 2 गुना। जब तीसरा सेक्शन पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़ के बता दिया करें। और जब 22वां सेक्शन आप इसका पढ़ेंगे तो 22 में साफ साफ 3 गुना के लिए लिखा हुआ है दोस्तों। और 24वां पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक आवेदन पर 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर होगा। ये बुक दोस्तों चूँकि अंग्रेजी में है और हमारे साथी ज़्यादातर या तो हिंदी भाषी हैं या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को समझते हैं, तो उनकी इस समस्या का निराकरण करने के लिए भी हम अपने संगठन की ओर से ऐसी बुक तैयार कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर आप सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी, जो अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। कई लोग हमारे संगठन को लेकर के भी उंगली उठाते हैं। ये वैसे तो PDF हम डालते रहते हैं, देखना इस पर सरकारी मोहर लगी हुई है। इसमें भी तमाम बातें हमने लिखी हुई हैं कि हम ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का निर्माण करेंगे, देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए आंदोलन करेंगे सत्याग्रह के माध्यम से, उनके लिए और भी जो भी काम किए जा सकते हैं वो सारे करेंगे दोस्तों। ये रजिस्टर्ड बायलॉज है, इसका हर पेज रजिस्टर्ड किया गया है सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम इसको वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजते रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारे किसी भी साथी को, चाहे वो हमारा कोई तहसील अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, संयोजक हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई साथी हो, किसी को किसी से
घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारा सब कुछ लीगली है, कानूनी है, जो भी हम कर रहे हैं। हमारे बायलॉज में भी ये लिखा है कि हम 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक का शुल्क ले सकते हैं। इसको आप पढ़ लें तमाम लोग, ये बहुत बड़ा नहीं है, केवल 9 पेज का है दोस्तों ये। और इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो हमारे इसकी बायलॉज की धारा 8 है दोस्तों, शुल्क के विषय में, जहाँ मेरी उंगली रखी है, ये आप देख पा रहे होगे, पढ़ लें इसको ठीक से। इसमें साफ साफ हमने लिखा है कि प्रत्येक ट्रस्टी व सदस्य ट्रस्ट द्वारा तय शुल्क का भुगतान समय पर करेगा। वर्तमान में ये शुल्क आजीवन 2100 रुपया मात्र है। साधारण सदस्यता शुल्क मात्र 1 रुपया है। सक्रिय सदस्यता शुल्क ₹500 मात्र है और प्रवेश शुल्क मात्र 100 रुपया है। तो हमारे संगठन के दरवाजे देश के तमाम नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। कोई भी नागरिक जो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पीड़ित है, जिसने कोई भी पैसा कहीं जमा किया है और वो वापस नहीं मिला है, तो वो हमारे संगठन तप जप की सदस्यता ले सकता है। उसे हम सदस्यता देंगे और उनको अब हम सबको एक परिचय पत्र भी जारी करेंगे और केंद्रीय कार्यालय की स्थापना हम विधिवत रूप से दिल्ली में करने जा रहे हैं। विदिन वीक की हो जाएगी। सबके परिचय पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र सब अब केंद्रीय कार्यालय दिल्ली के द्वारा ही जारी किए जाएंगे। जो ये क्षेत्रीय स्तर पर हमने अब तक सिस्टम बना रखा था, जिसकी वजह से कई जगहों की शिकायतें हमें मिलती हैं कि साहब गड़बड़ कर रहे हैं, लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं, पैसे लेकर के किसी का परिचय पत्र नहीं बनाते हैं, नंबरिंग जो है मिसमैच हो रही है, कहीं कुछ, बहुत सारी दिक्कतें दोस्तों आ रही हैं। तो उन सब की समस्या का भी समाधान अब केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थापित करके हम करे दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी अभी थोड़ा व्यथित थे, उनकी माताजी का देहावसान हो गया था। 14 अक्टूबर को उनका 13वीं का अंतिम संस्कार जो होता है वो भी हो चुका है। तो अब वो काफ़ी फ्री हो चुके हैं घरेलू जिम्मेदारियों से। जल्दी ही मैं उन्हें और अन्य साथियों को दिल्ली बुलाऊंगा, चूँकि फतेहपुर में भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हमको करना है राष्ट्रीय स्तर के का, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और अन्य संगठन पे जो समस्याएं आ रही हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। चूँकि बहुत सारी जगह से तरह तरह की शिकायतें मिलती हैं कि साहब वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं लगभग थक चुका हूँ ये अपील करते करते अपने साथियों से कि साथियों, ईमानदारी से काम करो। हम सत्याग्रही लोग हैं, हम धन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस दिलाने के लिए मिशन भुगतान चला रहे हैं और सबका भुगतान करवा के हम 5 लाख बलिदानी साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, जो किसी न किसी ठग कंपनी की या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार बनकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। दोस्तों, हमारा ये सारा अभियान उन्हीं के लिए समर्पित है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः हम ये आंदोलन नहीं चलाते, ये लड़ाई नहीं लड़ते। चूँकि हमारी आजीविका बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये सब झंझटों में पड़ने के लिए हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि साहब हम इन सब झंझटों में पड़ें, इतने रिस्क लें। लेकिन एक तो नारायण की इच्छा कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमें चयनित किया, दूसरे मन में वो पीड़ा जो हमारे 5 लाख बलिदानी साथियों के बलिदान की है कि उनको किसी तरह से हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराएं दोस्तों। और दोस्तों, हमारे कुछ अति उत्साही साथी हैं, वो कहते हैं कि साहब गांधीवाद के रास्ते से भुगतान नहीं होगा, अब तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस और पता नहीं क्या क्या क्रांतिकारी बनने की आवश्यकता है। रेल रोकी जाए, सड़क रोकी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मतलब अहिंसक वो हिंसात्मक आंदोलन चलाया जाए। चूँकि वर्तमान सरकार हिंसात्मक आंदोलनों को ही अपनी आँखों से देख पाती है, उसे अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि आप गांधी तो बहुत दूर की चीज़ हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस या और क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदान किया देश की स्वतंत्रता के लिए, ऐसे बलिदानी तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
जीवन लीला तो हमारे भी 5 लाख साथियों ने समाप्त कर ली है। गांधी के लिए तो उससे कहीं दूर की सोच पैदा करनी होती है गांधी बनने के लिए। तो आप तो अभी भगत सिंह जैसी स्थिति में भी नहीं हो। भगत सिंह तो फांसी पर लटक गए थे, उनको गोली मार के, बम फेंक के, सॉरी, केंद्रीय असेंबली में, सूतली बम। वो भी कोई वो नहीं था, सचमुच का बम नहीं था, कोई घायल भी नहीं हुआ था। सूतली बम था, केवल आवाज़, धमाका करने के लिए। और वो उस धमाके के कारण फांसी पर लटक गए थे सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। उन्होंने मौत की भी परवाह नहीं की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश की आज़ादी को पाने के लिए। लेकिन आप तो एक मामूली एफआईआर से डर जाते हो भी, कि अगर कोई निवेशक थाने में केवल शिकायत दे आए तो उसी से आप घर द्वार छोड़ देते हो, हाथ पैर फूल जाते हैं आपके, कि अब कैसे होगा, पुलिस बुला रही है, क्या बताएंगे उनको, क्या कहेंगे। तो जो लोग एक एफआईआर से डर जाते हों, उनसे आप भगत सिंह, चंद्रशेखर या सुभाष चंद्र बोस बनने की अपेक्षा करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बुद्धिमत्ता नहीं है। गांधी होने की अपेक्षा करना तो और बड़ी बात है। गांधी तो पूरी जवानी जेल में ही रहे थे, हजारों एफआईआर अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ कर दी थी, और जब वो लगातार लड़ते रहे तो ये उनको इतनी ऊंचाई मिली कि एक दिन अगर वो नोटिस भी दे दें कि मैं उपवास कर रहा हूँ, तो जो वॉयसराय हुआ करते थे, जिनको आज राष्ट्रपति कहते हैं, वो स्वयं बुला लेते थे कि गांधी जी आ जाओ, अनशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मांग पर विचार करेंगे, आपकी मांग सुनी जाएगी। और जो न्यायपूर्ण मांग होती थी उसे सुन लिया जाता था। तो अभी हमारे अंदर न भगत सिंह बनने की क्षमता है दोस्तों, न गांधी होने की क्षमता है। अभी हम केवल एक प्रयास भर कर रहे हैं उनके मार्ग पर चलने का। और जिस दिन आपका ये प्रयास सफल होगा, उस दिन तो आपके साथ पूरा देश खड़ा होगा, जनमत खड़ा होगा। उस दिन किसकी हिम्मत है, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, जो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी मांग नहीं सुनेगा, आपका भुगतान नहीं करेगा। तो इस लड़ाई को अहिंसा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से निरंतर बनाए रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, लेकिन आज और एक विशेष आभास इस पावन नवरात्रों के दौरान मुझे हुआ है कि आप सबका भुगतान निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही होना है दोस्तों। लेकिन आपको भी उसके लिए लड़ना होगा, जागना होगा, एकजुट होना होगा। और ये जो आप अलग अलग लड़ रहे हो ना, कि कोई आदर्श के लिए लड़ रहा है, कोई सहारा के लिए लड़ रहा है, कोई पीएसीएल के लिए, कोई टोगो के लिए, कोई जीसीए के लिए, कोई समृद्धा के लिए, कोई साईं प्रसाद के लिए, कोई साईं प्रकाश के लिए, कोई बाइक बोट के लिए, कोई आरएमसीएल के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। इस अलग अलग लड़ाई को ख़त्म कर दो। क्योंकि जो लोग ये अलग अलग लड़ रहे हैं ना, उनमें से कोई भी ईमानदार नहीं है। वो किसी का भुगतान नहीं चाहते, उनको केवल अपने चंदे के धंधे से मतलब है। और आप उन सबके पराधीन हो गए हो दोस्तों। और हमारे देश के बहुत महान संत हुए हैं, प्रथम क्रांतिकारी संत उन्हें कहा जाता है, संत रविदास महाराज, जिनकी मीराबाई भी शिष्या थी। उन्होंने कही थी एक बात, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, एक पराधीन का दीन क्या पराधीन बेदीन, और रैदास दीन पराधीन को सब समझे हैं। दोस्तों, आप जिस मानसिकता से, जिस स्थिति से गुजर रहे हो, वो पराधीनता से भी बुरी स्थिति है। विदेशी गुलामी से तो कोई भी आज़ादी प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये जो विपन्नता, गरीबी की गुलामी है, ये बहुत भयावह गुलामी है। बाबा तुलसीदास भी कह गए हैं इस बात को, कि दुनिया का अगर कोई अभिशाप है, सबसे बड़ा कोई कलंक है, तो वो निर्धनता है। और आप सब निर्धन हैं इस समय, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। इसलिए मैं तमाम अपने साथियों को भी कहता हूँ कि कोई आपका शोषण ना करे, कोई आपसे मंथली चंदा ना ले। 1 रुपया भी अगर आप दे दें तो उसे भी माथे से लगाकर आपका उपकार मानकर आपके लिए काम करें। मैं बहुत बार कहता हूँ आध्यात्मिक रूप से इस बात को, लेकिन मेरे साथी कई लालच में, स्वार्थ में, हवस में आकर आपका शोषण कर लेते हैं। मुझे मालूम है कई तो वो कौन सा बना लिया है उन्होंने, टपका नाम से जो ये एजेंट ठग मंडली बनी है, एजेंट सुरक्षा, ये आपको पता ही है कि वो आपसे कितना शोषण कर रहे हैं, आपका कितना शोषण करेंगे अभी। और आपको सुरक्षा दिलाने के नाम पर, जब मैंने सुरक्षा दिलाने के नाम पर किसी से 1 रुपया भी आज तक मेरे संगठन के किसी साथी ने नहीं लिया। हम बट्स एक्ट के माध्यम से आपको सुरक्षा दिलाना चाहते हैं दोस्तों।
मैं आपसे 2-3 बातें और आज के वीडियो में कहूँगा, आप उन पर अमल कर लें। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही होगा। इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि प्रभु का आशीर्वाद है और सफलता प्रभु प्रसादी होती है, ये ध्यान रखना। जब उन्होंने जो नियम नियत कर दिया है परमात्मा ने कि तब सफलता मिलेगी, तभी मिलनी है। उससे पहले आप लाख प्रयास कर लो, लाख आंदोलन कर लो, लाख रेल रोक लो, लाख आत्महत्याएं कर लो, कुछ भी कर लो, आपको सफलता नहीं मिल सकती दोस्तों। सफलता आपके संघर्ष को जब परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है तभी मिलती है। इसलिए आप लोग तमाम एक तो मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लें, अपने अपने घरों पर, गली में, गांव में, दीवारों पर, शहर में, सड़क पर, जहां भी हो सके मतदान के बहिष्कार की अपील लिखें। पहले भुगतान फिर मतदान, नोट नहीं तो वोट नहीं, और नीचे लिख दें तप जप या ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो, ये भी लिख सकते हो। और अपनी इच्छा से जो आपको लगे वो लिखवाइए, लेकिन लिखवाइए, ये बहुत ज़्यादा प्रचारित होना चाहिए, पता चलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को भी कि अगर अब उन्होंने आपका भुगतान नहीं किया तो आप वर्ष 2023 में 24 में 15 अगस्त को उन्हें लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण नहीं करने देंगे। कई दोस्त हमारे कहते हैं कि साहब हम नोटा पे वोट डालेंगे। मतदान का बहिष्कार करने से कोई न कोई हार जाएगा और कोई न कोई जीत जाएगा। दोस्तों, नोटा हमारा विषय नहीं है। नोटा जिनका विषय है उनको नोटा पर वोट बढ़ने से, वोट पड़ने से और वोट का परसेंटेज बढ़ने से लाभ होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपका विषय है मतदान का संपूर्ण बहिष्कार। आप किसी पार्टी को, किसी निर्दलीय को वोट नहीं करेंगे, नोटा का बटन भी नहीं दबाएंगे, मतदान के दिन अपने घर में रहेंगे, मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे। आपका विषय ये है भुगतान। तो जब मतदान का परसेंटेज गिर जाएगा, मान लीजिए 50% वोट पड़े पिछले इलेक्शन में और अब इस बार 40% रह जाता है, 35% रह जाता है, तो इससे जो भी पार्टी सरकार बनाएगी या जो हार जाएंगी उन सबको पता चल जाएगा कि आपकी वजह से वोट का परसेंटेज इतना गिर गया है, आपकी संख्या देश में इतनी है। और अगर आपने नई सरकार बनने के 1 महीने बाद भी आंदोलन कर दिया, कान पकड़ करके कुर्सियों से उतारने का आंदोलन आरंभ कर दिया राजनेताओं को, तो वो घबरा उठेंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि आपने 10% मतदान को गिरा दिया, मतदान का परसेंटेज गिर गया। इससे आपके संगठन की ताकत, आपकी ताकत